आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग यानी पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में। इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में, और 108 का जो नंबर है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि उसे यूज किया जाता है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के लिए। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो जॉइंट सिटिंग है ये भी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में ही बुलाई जाती है। कितनी ज्यादा इमरजेंसी में, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 से लेकर के आज तक का जो इतिहास है उसमें केवल ये 3 बिल या 3 विधेयक ही ऐसे हैं जो कि जॉइंट सिटिंग के माध्यम से पास किए गए हैं। पहला 1961 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। तो इस तरह से आर्टिकल 108 का जो 108 नंबर है उसको तो आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक से। अब बात करें इस आर्टिकल के अलग अलग प्रोविजंस की, तो इस आर्टिकल में टोटल 5 क्लोजेज हैं। तो आइए फिर जानते हैं इन पांचों ही क्लोजेज को एक एक करके। क्लोज 1 के बारे में बात करने से पहले आप एक छोटी सी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो 4 तरह के बिल्स होते हैं इनमें से केवल 2 ही तरह के बिल ऐसे हैं जिनके संबंध में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। वो 2 बिल हैं ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। कहने का मतलब कि जो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं उनके संबंध में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि जो मनी बिल होता है उसके संबंध में तो राज्यसभा के पास ना के बराबर पावर्स होते हैं। कहने का मतलब कि राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिन के लिए रोक कर रख सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसके संबंध में हमारे संविधान में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास कराना जरूरी होता है, इसलिए उसके लिए भी जो जॉइंट सिटिंग है वो नहीं बुलाई जा सकती। तो इस तरह से ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के संबंध में ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। बात करें अब क्लोज 1 की, तो यहां पर बात की गई है उन अलग अलग 3 सिचुएशंस के बारे में जहां की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई बिल या विधेयक पार्लियामेंट के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी एक सदन से तो पास हो गया है और उसके बाद दूसरे सदन में भेज दिया गया है। अब एक बिल के इस तरह से दूसरे सदन में जाने के बाद में टोटल 3 ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल हैं जहां की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। फर्स्ट सिचुएशन कि ये जो दूसरा सदन है वो इस बिल को रिजेक्ट कर दे। सेकेंड सिचुएशन, या फिर दोनों सदनों में इस बिल से रिलेटेड किसी अमेंडमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट यानी असहमति हो जाए। और थर्ड सिचुएशन, या फिर ये जो दूसरा सदन है इसमें बिल को भेजे हुए 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाए लेकिन फिर भी बिल इस सदन के द्वारा पास नहीं किया जाए। तो इस तरह से इन 3 सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जॉइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार होता है केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास। पिछले क्लोज यानी क्लोज 1 में हमने जो 6 महीने के पीरियड की बात की थी, उस 6 महीने के पीरियड की काउंटिंग किस तरह से की जाएगी इसी बारे में बात की गई है क्लोज 2 में। इसके प्रोविजंस के मुताबिक इस 6 महीने की काउंटिंग में उस पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब सदन लगातार 4 दिनों से भी ज्यादा समय के लिए एडजर्न या प्रोरोग्यू रहा हो। यहां एडजर्न का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है तो उसी को कहते हैं एडजर्नमेंट। और प्रोरोगेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे सेशन या सत्र का ही खत्म हो जाना। क्लोज 3 में यह बताया गया है कि एक बार जब राष्ट्रपति ने यह नोटिफाई कर दिया कि वो इस बिल के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना चाहते हैं तो उसके बाद में दोनों ही सदन उस बिल के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अभी तक के जो 3 क्लोज हमने स्टडी किए हैं उनमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। क्लोज 1 में तो हमने उन 3 सिचुएशन के बारे में बात की थी जहां की देश के राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इसके बाद क्लोज 2 में हमने ये जाना था कि ये जो 6 महीने का पीरियड है उसकी काउंटिंग किस तरह से की जाएगी। और फिर क्लोज 3 में यह डिस्क्राइब किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में दोनों ही सदन उस बिल के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। और अब क्लोज 4 से जो जॉइंट सिटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इस क्लोज 4 में हम स्टडी करने वाले हैं जॉइंट सिटिंग की प्रोसीजर से रिलेटेड 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इन 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट इस बारे में बात करेगा कि जॉइंट सिटिंग में कौन से सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, लोकसभा के या राज्यसभा के। तो इसका जवाब यह है कि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर या प्रक्रिया के नियम होते हैं वही फॉलो किए जाएंगे।
प्रोसीजर से रिलेटेड दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो जॉइंट सिटिंग है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका जवाब यह है कि जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि जॉइंट सिटिंग को बुलाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो तो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद नहीं हो तो फिर लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं, और उपाध्यक्ष भी अगर मौजूद नहीं हो तो फिर राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन या उपसभापति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। कहने का मतलब कि सामान्यतः भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वे ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के। इसलिए इसके बाद प्रोसीजर से रिलेटेड तीसरा पॉइंट इस बारे में बात करता है कि जॉइंट सिटिंग में एक बिल से रिलेटेड किस तरह के अमेंडमेंट्स या संशोधन लाए जा सकते हैं। इस बारे में क्लॉज 4 बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि जॉइंट सिटिंग में जो बिल लाया जाता है उसमें केवल 2 ही तरह के अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। पहले तो इस तरह के अमेंडमेंट जो कि उस बिल को पास करने में जो डिले या विलंब हुआ है उस डिले की वजह से जरूरी बन गए हैं, और सेकेंडली या फिर इस तरह के अमेंडमेंट जो कि उन मैटर्स से रिलेटेड हैं जिन पर कि दोनों हाउस में सहमति नहीं बन पा रही है। इस तरह से इन 2 तरह के अमेंडमेंट्स को छोड़ करके बाकी किसी भी तरह का कोई नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जॉइंट सिटिंग में। अब यहां पर एक सवाल यह बन सकता है कि यह कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमेंडमेंट जॉइंट सिटिंग में एडमिसिबल होगा और कौन सा अमेंडमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। तो इसका जवाब यह है कि इस बारे में डिसीजन लेने का अधिकार होगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर को यानी जॉइंट सिटिंग के अध्यक्ष को, और यह तो आप जानते हैं कि जॉइंट सिटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद प्रोसीजर से रिलेटेड चौथा और अंतिम पॉइंट यह है कि जॉइंट सिटिंग में बिल पास किस तरह से किया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि जॉइंट सिटिंग में कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, यानी कि उपस्थित और वोट करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके 50% से एक ज्यादा। इस तरह से सिंपल मेजोरिटी से जब कोई भी बिल जॉइंट सिटिंग में पास कर दिया जाता है तो फिर यह मान लिया जाता है कि उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। इसी के साथ प्रोसीजर से रिलेटेड जो 4 पॉइंट्स थे वो चारों के चारों पॉइंट हमने कर लिए हैं कंप्लीट, और अब बारी है इस आर्टिकल के लास्ट क्लोज की। क्लोज 5 इस बारे में बात करता है कि जॉइंट सिटिंग में अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसी बीच लोकसभा का डिसोल्यूशन यानी विघटन हो जाता है तो इस डिसोल्यूशन का उस बिल पर क्या असर पड़ेगा, यानी क्या वो बिल लैप्स हो जाएगा। इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति जब जॉइंट सिटिंग के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उस नोटिफिकेशन से पहले अगर कोई बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से लैप्स हो जाता है तब तो वह लैप्स हो जाएगा। लेकिन जॉइंट सिटिंग बुलाने के इस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद में अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो इस तरह के डिसोल्यूशन का उस बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उस बिल से रिलेटेड प्रोसीजर आगे कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि जो पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में अगर किसी बिल पर असहमति या डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग बुलाकर उसका समाधान निकाल लिया जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि अगर राज्य विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उन दोनों में अगर किसी बिल पर असहमति बन जाती है तो फिर क्या होगा। तो इसका जवाब यह है कि वहां पर जॉइंट सिटिंग जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में वहां पर जो प्रोसीजर होगी, अगर वो प्रोसीजर भी आप अभी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए आर्टिकल 197 बाई विकास टाखा, और ऐसा करते ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से।